फोटो ले लेना भैया। सभी जनपद बागपत वासियों से अनुरोध है कि आज के इस ऐतिहासिक दिन को और अत्यंत ऐतिहासिक बनाने के लिए आप सब ने जो यहाँ पर अपनी उपस्थिति दी है, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं। अब हम प्रतिपल राष्ट्र सेवा में तत्पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से समस्त बागपत वासियों की ओर से करबद्ध निवेदन करेंगे कि वो मंच पर आसीन होकर मंच का गौरव बढ़ाते हुए हम सबको कृतार्थ करें। साथ ही सभी माननीय आदरणीय एवं सम्मानित गणमान्यों से भी अनुरोध करूंगी कि आप सब भी सम्मान पूर्वक अपना अपना स्थान ग्रहण कर हम सबको अनुग्रहित करें। हम आप सभी को हृदय से नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति की अतिथि देवो भव की अनुपम परंपरा हमें विरासत में प्राप्त हुई है। इसी सुंदर एवं पवित्र परंपरा का निर्वहन करने के लिए मैं
माननीय राज्य मंत्री भारत सरकार स्वतंत्र प्रभार श्री जयंत चौधरी जी से निवेदन करूंगी कि वे सभी आदरणीय एवं मंचासीन गणमान्यों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री योगी आदित्यनाथ जी को पौधा एवं सम्मान प्रतीक चिन्ह देकर उनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। साथ ही आप सबसे भी निवेदन करूंगी कि आप सब जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि आप मंच पर स्थित श्री रविदास जी संत पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी श्री चरण सिंह जी की स्वर्गीय एवं स्वर्गीय चौधरी श्री अजीत सिंह जी के छाया चित्रों पर पुष्प अर्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। हमारी भारतीय संस्कृति जो हमारे अतिथि को सदैव देव की तरह पूजती है, इसी सुंदर और अनुपम परंपरा का निर्वहन करने के लिए मैं माननीय राज्य मंत्री भारत सरकार स्वतंत्र प्रभार श्री जयंत चौधरी जी से निवेदन करूंगी कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को पौधा भेंट करते हुए उनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। इसी के साथ मैं पुनः प्रतीक चिन्ह भेंट करते हुए उनका हार्दिक अभिनंदन एवं धन्यवाद ज्ञापित करें। दूसरा किसका बोलना है मैडम? इसी क्रम में माननीय विधायक सपरोली श्री अजय कुमार जी से निवेदन करूंगी कि आप हमारे माननीय राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी जी को सम्मान प्रतीक चिन्ह भेंट करते हुए उनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम माननीय सांसद श्री राजकुमार सांगवान जी से विनम्र आग्रह करेंगे कि आप आज के इस कार्यक्रम में अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। किसानों गरीबों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की और हम सबके प्रेरणा स्रोत परम श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह जी की पावन कर्म भूमि पर उत्तर प्रदेश
प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं स्वागत करता हूं। यह ऐतिहासिक पल जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। चौधरी अजीत सिंह जी की प्रतिमा अनावरण के मौके पर यह क्षण बहुत भावुक करने वाला हमारे लिए है। चौधरी साहब के बारे में जो कहा जाए वो कम है। वो सादगी और ईमानदारी की मिसाल थे। अपने कार्यकर्ताओं से परिवार की तरह मिलते थे। चौधरी अजीत सिंह जी की किसानों के प्रति जो उनका लगाव था, जो चिंताएं थी, वो सर्वविदित हैं। जब 50 किलोमीटर दूरी में एक चीनी मिल होता था, दूसरा चीनी मिल उस क्षेत्र में नहीं लगता था। जब उनको मौका मिला, अवसर मिला, केंद्रीय मंत्री रहते, उन्होंने उसकी कानून में बदलाव किया और उसकी दूरी घटाकर कम की और उत्तर प्रदेश में 30 से ज्यादा चीनी मिलें स्थापित हुई। और उसी के साथ मैं समझ रहा हूं आपकी भावनाएं। उसी के साथ जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की सरकार 2009 में कानून लेकर आई कि राज्य सरकारें गन्ने का भाव घोषित नहीं करेंगी, आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी ने किसानों की बहुत बड़ी रैली की मेरठ में और उसके बाद दिल्ली की संसद को घेरने का काम किया। जब सरकार दबाव में आई तो सरकार को अपने फैसले से पीछे हटना पड़ा और फिर वही कानून लागू हुआ कि प्रदेश की सरकारें गन्ने का भाव घोषित कर सकें। यही काम जो डीजल और पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का, शामिल करने का काम, वो भी आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी ने किया। मैं समझ रहा हूं आपकी भावनाएं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं इसलिए आग्रह कर रहा हूं आपसे, जो हमारे सामने आज बैठे हैं क्षेत्र के तमाम लोग, प्रदेश का गन्ना मूल्य हो चाहे गन्ने का भुगतान, जितना काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, गन्ने के भुगतान में चीनी मिलों पर लगाम कसी गई है। 1-2 चीनी मिल हैं वो मुख्यमंत्री जी के रडार पर हैं। जो गन्ने का किसान आज परेशान है, जिनको गन्ने के भुगतान में विलंब हो रहा है, मुख्यमंत्री जी उन चीनी मिलों पर भी लगाम कसने वाले, वो भी मुख्यमंत्री जी के रडार पर हैं कि मुख्यमंत्री जी के रहते किसानों का अहित इस प्रदेश में नहीं हो सकता। मैं ये आग्रह करूंगा, गन्ने के हमारे जो किसान है, वो मैं समझ रहा हूं कि गन्ने भुगतान के बारे में चिंतित हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी के रहते आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। गन्ने का भुगतान होगा, समय पर होगा और पिछली सरकारों के मुताबिक जितना आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सरकार में गन्ने का भुगतान हुआ है, चीनी मिलों ने किया है, ऐसा भुगतान पिछली सरकारों ने नहीं किया। मैं आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी, वो हमेशा जो खराब तबके के लोग थे, जो समाज में भय फैलाने का काम करते थे, हमेशा उनका विरोध करते थे। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, आज पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था की मिसाल दी जाती है। ये आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया है। आज गुंडे, माफिया, अपराधी या तो जेल से बाहर आना नहीं चाहते, इतना डर उनके अंदर है। और जो भ्रष्टाचारी हैं वो थर-थर कांपते हैं। उनको डर लगता है अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो कहीं ना कहीं महाराज जी बकसने वाले नहीं है। और ये बात मैं जरूर कहूं कि ये चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि है। आदरणीय हमारे प्रेरणा स्रोत चौधरी अजीत सिंह जी, जिनकी हम आज प्रतिमा का अनावरण हुआ है, उनको हम याद कर रहे हैं, हमारे दिलों में है, कभी दिलों से बाहर नहीं जा सकते। ये बागपत लोकसभा क्षेत्र और बागपत जनपद, पूरे उत्तर प्रदेश का विकास आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। आज हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तम प्रदेश है। और अब मुख्यमंत्री जी उत्तम प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हम सब उनके फैसले के साथ हैं, उनके विचारों के साथ हैं, उनके कामों के साथ हैं। बागपत का भी विकास हुआ है, लेकिन थोड़ी बहुत हैं कमियां। जो हैं, मुझे भरोसा है आदरणीय मुख्यमंत्री जी अब की बार बागपत को, क्योंकि एनसीआर में हमारा बागपत है, हमारा सोनीपत हो, फरीदाबाद हो, नोएडा हो, गाजियाबाद हो, जो एनसीआर का हिस्सा है, बहुत विकास हुए, अपार विकास वहां पर हुए। अब जरूरत है बागपत की। मेरठ के लिए रैपिड रेल गई है, मेट्रो रेल गई है। दिल्ली में नौकरी कारोबार करने वाले लोग अब दिल्ली से मेरठ की तरफ दौड़ रहे हैं।
वहां पर मकान आवास बना रहे हैं। अब बागपत में जरूरत है, जिस दिन रैपिड और मेट्रो बागपत की तरफ आएगी तो मैं समझता हूं कि यहां का विकास 4 गुना बढ़ेगा और जो दिल्ली के लोग हैं जिनको दिक्कतें हैं वो बागपत में रहेंगे। बागपत में कोई टाउनशिप नहीं है। यहाँ के किसान अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वो दूसरे शहरों में जाकर किराए पर मकान लेकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ अच्छे शिक्षा के इंस्टीट्यूशन की जरूरत है। मुख्यमंत्री जी की अपना प्रयास है, मुख्यमंत्री जी इस बारे में विचार कर रहे हैं कि बागपत में भी टाउनशिप हो और यहाँ के नौजवान को यहाँ रोजगार मिले। इंडस्ट्रियल हमारी अथॉरिटी यहाँ बागपत में स्थापित हो और जैसा सोनीपत का विकास, फरीदाबाद का विकास, नोएडा का विकास, हमारे बुलंदशहर का, गाजियाबाद का जो जेवर का विकास, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के जो जेवर का विकास उनके सानिध्य में हुआ है, अब बागपत आदरणीय मुख्यमंत्री की कृपा अब बागपत पर होने वाली है। आप चिंता मत करो, गन्ने का भुगतान भी समय पर होगा, आपके यहाँ नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। इंडस्ट्रियल अथॉरिटी की स्थापना के लिए मैंने आग्रह किया हुआ है। और एक बात और, मैंने कहा था इस समय उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ की व्यवस्था जितनी चाक चौबंद, वहां की सुरक्षा व्यवस्था आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने की है। मैंने लोकसभा में भी मैंने सवाल किया था जब विपक्ष ने यह कहा कि वहां की व्यवस्था खराब है। मैंने कहा था महाकुंभ कुंभ के स्नान पहले भी हुए, कोई मुख्यमंत्री हमें बताए जिसने कुंभ के स्नान के दौरान वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेने का काम किया हो। और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी निरंतर महाकुंभ में जाकर, प्रयागराज में जाकर वहां की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं और किसी को परेशानी ना हो इस पर विचार कर रहे हैं। दुर्घटनाएं घटी हैं, हमारे बड़ौत में भी जैन समाज, उनकी दुर्घटना घटी है, धार्मिक आयोजन था, प्रयागराज में भी घटी है, उसकी आयोग उसका गठन किया है, बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, पता चलेगा। हमारे बड़ौत में जैन समाज, उनका धार्मिक आयोजन था, बहुत गरीब लोगों की धार्मिक आयोजन में दुर्घटना में जान चली थी। मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री से पहले भी आग्रह किया था, मैं आज भी आग्रह करना, सब मेरा सभी निवेदन है कि गरीब परिवार हैं, अगर थोड़ी कृपा आपकी उधर को हो जाएगी तो ये समाज जो गरीब है, जिनके घर में चूल्हा जलने की स्थिति अब नहीं है, शायद हो सकता है आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से उनके घर के चूल्हे, उनके बच्चे अपना जीवन यापन आगे बढ़ा लेंगे। मैं अंत में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, आदरणीय चौधरी जैन जी जिनके मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। बागपत की जनता को आपने जो समय दिया, आदरणीय परम श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण जो सदैव किसानों के दिल में रहते हैं, हम सबके दिल में रहते हैं, हमें प्रेरणा उनके विचारों से मिलती है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और पुनः एक आग्रह आपसे करता हूं कि ये बागपत आपके आशीर्वाद से, आपके सानिध्य में आपने पूरे प्रदेश का विकास किया है, पूरे प्रदेश को आपने ऊंचाइयों में ले गए हैं और पूरे देश में आपकी मिसाल दी जाती है, अन्य मुख्यमंत्री के यहां भी आपकी मिसाल दी जाती है। मेरा आग्रह है, ये बागपत एनसीआर का हिस्सा है, नौजवान को रोजगार मिले, इंडस्ट्री यहां पर स्थापित हो, हमारे यहां मेट्रो का इंतजाम हो, हमारे यहां रैपिड की भी स्थापना हो, ताकि यहां पर एक टाउन से बचकर लोगों को यहां अपने बच्चों को पढ़ाने का और रोजगार के अवसर पैदा हो। हमारे यहाँ बड़ा अस्पताल नहीं है कोई भी, आपने मेडिकल कॉलेज दिया, मैं आपका धन्यवाद देता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे यहाँ चिकित्सा की कोई सुविधाएं ऐसी नहीं थी, जो बड़ी दुर्घटना हो जा किसी का उपचार सही तरीके से हो जा, लेकिन आपने बागपत की जनता के लिए जो आपने मेडिकल कॉलेज की घोषणा की है, मेडिकल कॉलेज आपने दिया है, मैं आपका आभारी हूं, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और मैं आग्रह करता हूं, जहां पर एक ट्रॉमा सेंटर टियर 2 जिसमें सारी चिकित्सा की सुविधाएं हों, अगर आपकी कृपा से वो होगा तो मुझे लगता है कि यहां की जनता को दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद दौड़ना नहीं पड़ेगा इलाज के लिए, सबको समुचित इलाज यहां मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आप सबका आभारी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय चौधरी जैन जी का और मंच पर बैठे तमाम नेतागणों का बहुत बहुत आभारी हूं। आपने मेरे क्षेत्र में आकर मुझे आशीर्वाद दिया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे चुनाव में भी आशीर्वाद दिया, बिना 1 रुपया खर्च करे मुझे सांसद बनाने का आदरणीय मुख्यमंत्री और जैन चौधरी जी ने जो मुझे आशीर्वाद दिया, मैं पुनः आपका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। हम माननीय सांसद जी के उद्बोधन के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। इसी क्रम में हमारा हृदय से निवेदन है माननीय राज्य मंत्री भारत सरकार स्वतंत्र प्रभार श्री जयंत चौधरी जी से कि आप हम सभी को अपने वचनों से आलोकित करें।
राम राम जी। हमारे सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उपस्थित हमारे जनप्रतिनिधिगण और मेरे अभिभावकों, सबसे पहले तो बिजरौल के क्रूर शासकों से लोहा लेने वाले बाबा श्यामल जी का मैं नमन करता हूं, जिनकी कल जयंती मनाई गई। वह साधारण किसान थे और उन्होंने एक मिसाल तय की। संत रविदास जी की जयंती है आज। मैं उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मेरी मनोकामना है कि उनके जो उपदेश, समाज में बराबरी के लिए जो उन्होंने संदेश समाज को दिया, वह आने वाली पीढ़ियां उन बातों को सजो के रखें और उनको अपने जीवन में व्यक्तिगत तौर से अपनाएं। ये मेरे लिए बहुत भावुक पल है। यहीं छपरौली पे जब चौधरी अजीत सिंह जी का निधन हुआ था, तो आप ही लोगों ने, मेरे समाज के बड़ों ने मुझ पे पगड़ी बनाई थी और जिम्मेदारी मेरे कंधों पे सौंपी थी। और आज आप सबके आशीर्वाद और प्रयास से चौधरी अजीत सिंह जी की स्मृति में पहला इस प्रकार का अनोखा निर्माण हो पा रहा है। और हमारे मुख्यमंत्री जी अपने व्यस्तम कार्यक्रम में इस कार्यक्रम को प्राथमिकता बनाते हुए इस क्षेत्र के सम्मान में चौधरी अजीत सिंह जी के संघर्ष के प्रति आदर भाव को लेके जिस प्रकार से यहां उपस्थित हुए हैं, मैं अपने दिल से उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं। डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी सांसद हैं, आपने बनाए हैं, और अच्छा लगता है जब जनप्रतिनिधि के ऊपर जनता का भारी दबाव हो। ये दबाव वो अभी महसूस कर रहे हैं और मैं चाहूंगा कि रोज करते रहें। इस दबाव के कारण जब उनके मुख्यमंत्री उनके पास आते हैं तो लंबा चिट्ठा वो सुना देते हैं। लेकिन आज इस मंच से हम कुछ मांगने नहीं है, ये मंच मांगने के लिए नहीं है। चौधरी अजीत सिंह जी की जयंती है, हम उनको, उनके उस जीवन को याद करें, श्रद्धांजलि दें। यदि ये छपरौली का जज्बा नहीं होता, जुनून नहीं होता, भावनाएं नहीं होती किसानों के अंदर, तो चौधरी चरण सिंह जी के बाद जो देश भर में किसान, कमेरे और मजदूर की राजनीति में एक बड़ा वैक्यूम आया था, उसके बाद जिस प्रकार से चौधरी अजीत सिंह जी ने उसको संभाला, ये संभव नहीं था। यहां के साधारण लोगों ने आशीर्वाद दिया। यहां के साधारण लोगों ने, जिनके पास अपने घर के परिवार के लिए खर्चा पूरा करने के लिए संसाधन नहीं थे, आप लोगों ने चंदा दे देकर चौधरी अजीत सिंह जी की लंबी राजनीतिक यात्रा का समर्थन किया। कल हमारे प्रधानमंत्री जी फ्रांस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कह रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस सदी में मानव जाति के लिए एक नया कोड लिखने वाला है। मैं मानता हूं उसी तरह चौधरी अजीत सिंह जी IITN खड़गपुर में, फिर अमेरिका में जाके इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने MSc करी, कंप्यूटर साइंटिस्ट बने। जिस समय पूरे दुनिया में मात्र कम ही कंप्यूटर होते होंगे, और उन्होंने देश में आकर, वही चौधरी अजीत सिंह जो 20 साल विदेश में रहे अमेरिका में, लेकिन वो पुत्र थे चौधरी चरण सिंह के। वो इस देश में आए और इस मिट्टी में, इस मिट्टी की बोली, इस मिट्टी के संस्कार, यहां की लड़ाई, आप ही की भाषा में बोलते वे जो है आज हमारे बीच में नहीं है। मैं उनको हर पल याद करता हूं। एक पिता का मूल्यांकन एक पुत्र कभी कर नहीं सकता। मुझे मालूम है, हम लोग तो शिकायत करते थे अपने पिताजी से, बच्चे जैसे शिकायत करते हैं कि आप हमें कम समय दे रहे हैं। आज मैं अपने बच्चों की स्थिति देख के समझता हूं कि वे हमें क्यों कम समय देते थे, क्योंकि उनका मिशन कुछ और था। इसलिए पिता के रूप में जिस तरह से उन्होंने प्यार दिया वो अलग है। जिस प्रकार से उन्होंने समाज की जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लिया,
वह प्रेरणादायक मेरे लिए और नौजवान पीढ़ी के लिए रहेगा। आधुनिक भाषा बोलने वाले, दुनिया की उभरती तस्वीर समझने वाले और गांव की भाषा बोलने वाले, किसान के बीच बैठने वाले, किसान के दुख दर्द को और समस्या को समझने वाले, उस दौर में वो एक अनोखे राजनेता थे। मुझे यहां उनके कार्य को गिनाने की जरूरत नहीं, अनेक उदाहरण हैं, बल्कि जब मैं आपके बीच आता हूं आप ही मुझे बैठा के कुछ किस्सा उनके बारे में सुनाते हो। मैं ये जानता हूं जो उनके दूसरे जीवन के पहलू थे उस बारे में कुछ व्यक्तिगत आपको बता सकता हूं। मैं उनसे पूछता था कि कंप्यूटर साइंस आपने क्यों चूज किया। आईआईटी खड़गपुर के बारे में बताते थे कि कैंटीन बहुत खराब थी वो बताते थे कि उस समय कंप्यूटर जितना बड़ा एक कमरा होता उतना बड़ा कंप्यूटर होता था। आज ये नौजवान जानते हैं कि छोटी छोटी चिप आ रही हैं। हमारे देश में पूना में सीडैक में दुनिया में 75वें स्थान पे जो जितने सर्वश्रेष्ठ सुपर कंप्यूटर हैं हमारे देश में, वो सुपर कंप्यूटर। नई टेक्नोलॉजी में देश आज बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रहा है, लेकिन वो जमाना अलग था। चौधरी अजीत सिंह जी का काम मालूम क्या था? जब वो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, उनका काम था वो एक पर्ची डलती थी मशीन में, उसमें छेद होते थे, उस कोड के हिसाब से जो है कंप्यूटर कंप्यूटिंग करता था। वो आईबीएम में कार्यरत थे और आईबीएम में उनकी जिम्मेदारी थी एज कंप्यूटर साइंटिस्ट उस कोड को देखना, परखना, पहचानना। अगर कोड में कमी होती थी तो वो विशेषज्ञ तौर पे बुलाए जाते थे, भेजे जाते थे कि कोड में देखो कहां सुधार करना है। लाइन बाय लाइन देख के वो चिन्हित करते थे, यहां गड़बड़ी है उसमें, फिर ठीक करते थे। तो कंप्यूटर का कोड सुधारने वाले अमेरिका में यहां आए और समाज में कैसे सुधार हो सकता है, कैसे व्यापक स्तर पर परिवर्तन हो सकते हैं, वो कार्य उन्होंने अपने ऊपर लिया। इसलिए जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एआई ने अब समाज के लिए कोड लिखना है, ग्रामीण समाज के लिए एक कोड लिखने वाले चौधरी अजीत सिंह जी थे। आज भी क्योंकि ये बहुत बड़ा पैदावार गन्ने का होता है, लोग उदाहरण देते हैं। यहां जो क्रय शक्ति है लोगों के अंदर, जो लड़ने का सामर्थ्य है, वो उस कारण से है कि यहां जो उद्योग लग गए। आगे भी बहुत आवश्यकता होंगी और यहां के किसान मेहनती बहुत हैं। इन किसानों के लिए हम सबको मिलकर और काम करने की जरूरत है। मैं तो समझता हूं कि योगी जी, क्योंकि अध्यात्म को समझने वाले और विचार करने वाले एक व्यक्ति, और वे इस बात को जानते हैं कि किसान जो अन्न पैदा करता है वो भी अन्नदाता भगवान का ही रूप होता है। इसलिए मैं मानता हूं कि किसान के किसी विषय पे जब कोई भी मसौदा मुख्यमंत्री जी के स्तर पे पहुंचता है तो उनकी कलम अपने आप चल पड़ती है, वो रुक नहीं सकती। और इसलिए मुझे विश्वास है सरकार पहले ही बेहतर काम कर रही है, लेकिन कुछ लोग हैं विपक्ष का अपना काम, वो अपना काम निभाते हैं, लेकिन उनके अंदर एक नकारात्मक सी भावना बैठ गई है। आपको भी धीमे धीमे समझ में आ रहा है, मुझे तो समझ में आ ही लिया था, तभी मैं अलग हो गया था। कल अखिलेश जी बोल रहे थे संसद में, वो ये चाहते हैं कि कोई उनको 144 साल गिनाए तब वो मानेंगे कि महाकुंभ हो रहा है। संत रविदास जी ने कहा था कि जो मन में पवित्र भावना रखेगा तब पुण्य कमाएगा। जब मन है चंगा तो कटौती में गंगा। ये कहावत भी संत रविदास जी के बहुचर्चित एक घटना पे आधारित है कि बहुत लोग गंगा स्नान पे जा रहे थे और संत रविदास जी के चाहने वालों ने कहा कि हम भी, आप भी क्यों ना डुबकी लगाएं। उन्होंने कहा कि अब मेरा मन वहां नहीं रहेगा, मेरा मन यहां है, मुझे पुण्य नहीं मिल सकता। तो मन साफ रहना चाहिए और जो आप कार्य कर रहे हैं दिल साफ करके, पूरा दिल लगा के कार्य कीजिए। आज विपक्ष के नेता दिखावे की 1000 डुबकी लगा लें, लेकिन जब कोई इस तरह का बयान देता है, ये बात साफ दर्शाई जाती है कि उनका मन, उनका हृदय साफ नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें देश को विकसित बनाना है,
गुलामी के दिन भूल जाइए। आज नए संभावनाओं का भारत बन रहा है। जितने विपक्ष के नेता हैं, मैं तो देखता हूं संसद में ताली नहीं बजाई जाती, चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आती। और यहां जितने लोग हैं जिन्होंने गुर्बत देखी है, गरीबी खुद महसूस की है, संघर्ष का जीवन बिताया है और आज भी संघर्ष करते हैं, जब इन्हें कोई कहता है कि आज नहीं तो कल, अभी हमारा विकासशील देश है लेकिन दुनिया के अव्वल देशों में हमारे देश की गिनती होगी और विकसित भारत बनेगा, तो सबके चेहरे पे अपने आप मुस्कुराहट आती है। ये राष्ट्र के प्रति भावना होनी चाहिए। आज प्रतिपक्ष के नेता, उनके बोल हैं, आपने गौर किया हो क्या कहते हैं? हमारी लड़ाई, हमारे दल की लड़ाई सत्ता हासिल करने के लिए नहीं है, हमें तो स्टेट के खिलाफ लड़ना है। यानी कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि हमें सत्ता हासिल करने की हमारी लड़ाई नहीं है, हमें तो शायद करना पड़े तो राष्ट्र के खिलाफ लड़ना। ये उनके बोल है। तो इन नकारात्मक बातों से हमें दूर रहना है और लोगों को बचा के रखना है। आज यूपी तेजी से प्रगति कर रहा है। मैं कल का ही एक वाकया आपको बताना चाहता हूं। बहुत चीजें तो दिखाई देती हैं, सरकारी घोषणा होती है, आज बड़े पैमाने पर यहां से लोकार्पण होने जा रहा है। यह भी चौधरी अजीत सिंह जी का सम्मान और आपका सम्मान है कि क्षेत्र धरती पे आके मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश की योजनाओं पे मुहर लगा रहे हैं। बहुत चीजें पर्दे के पीछे होती हैं। किसी भी चीज को परिपक्व बनाने में बहुत तैयारी चाहिए, मेहनत करनी पड़ती है। और यह भी देखिए कि उत्तर प्रदेश कहां से आ रहा है। 2020-21 में इस देश में डेटा सेंटर की पॉलिसी बनी। इसके पहले डेटा सेंटर क्या होता है शायद यूपी के किसी नेता को मालूम ही नहीं थी, किसी अधिकारी ने कोई तैयारी नहीं की थी। और उस नीति के तहत हमने ये लक्ष्य रखा है कि 30,000 करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश की धरती पे होगा, डेटा सेंटर स्थापित होंगे। तभी जो नई टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, कल विदेश में प्रधानमंत्री जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात जिन्होंने कही है, वो तब संभव है अगर डेटा सेंटर की टेक्नोलॉजी हमारे देश में और हमारे प्रदेश में आएगी। उसी तरह सेमीकंडक्टर की पॉलिसी 2024 में पूरे देश में जितने राज्यों के शुरुआत की, उत्तर प्रदेश ने सबसे पहले शुरुआत करते हुए सेमीकंडक्टर की पॉलिसी तैयार की। और कैबिनेट ने 30,700 करोड़ की परियोजनाओं पे मोहर लगा दी कि ये निवेश होने वाला है। सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट हमारे प्रदेश की धरती पे लगने वाले हैं। इससे पहले कोई सोच नहीं सकता। तो हम कहां से चल के आ रहे हैं? एमआरओ की प्रदेश में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई पॉलिसी नहीं थी। एमआरओ की पॉलिसी भी जब योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, इनकी सरकार लाई है, इससे पहले किसी सरकार ने नहीं सोचा कि एमआरओ हमारे प्रदेश में होने चाहिए। कल बेंगलोर में एयर शो में मैं था, अब मुझे कितनी प्रसन्नता हुई कि उत्तर प्रदेश की एक हाई लेवल टीम अधिकारियों की वहां मौजूद थी। एशिया में होने वाला सबसे बड़ा एविएशन का इवेंट है जो भारत की धरती पे हो रहा है, एरो इंडिया 2025। और यूपी के अधिकारी वहां जितनी बड़ी कंपनियां थी उनके साथ बैठक ले रहे थे कि कैसे हम उत्तर प्रदेश की धरती पे वो निवेश करें और हमारे नौजवानों के लिए रोजगार के नए संसाधन हम तैयार करें, संभावना तैयार करें। और मैं जानता हूं, जब मैं 9 से 14 एमपी था, पर एमपी नहीं रहा, उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया गया था एक डेलीगेशन में। कई सांसद थे, उसमें कुछ दक्षिण भारत के सांसद थे और मैं अकेला नॉन एमपी था। ऑस्ट्रेलिया में हम कई विभागों में हमने बैठक की। वहां के जो राज्य हैं ऑस्ट्रेलिया देश में, उनके राज्यों के अलग अलग दफ्तर भी भारत में हैं। और जब उनके राज्य के हम सरकार के साथ बैठक करते थे तो भारत का उनका मानचित्र था, कहां कहां उनकी इंडस्ट्री है, कहां कहां उनके दफ्तर हैं, कहां कहां उनकी परियोजना लग रही है, कहां कहां वो निवेश करना चाहते हैं, उनको इंकित कर रखा था, निशान लगे हुए थे। आप ताज्जुब करोगे कि भारत के मानचित्र पे जितने निशान थे वो महाराष्ट्र तक थे और ऊपर कुछ हरियाणा तक थे। उत्तर प्रदेश की तो गिनती नहीं थी। उत्तर प्रदेश मानो कोई है ही नहीं राज्य उत्तर देश में।
तो मैंने उनसे ताजुब करके पूछा कि आप उत्तर प्रदेश क्यों नहीं आना चाहते हो? उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में आना है तो निवेशकों को पहले बताना होगा कि तुम्हारी पूंजी सुरक्षित है, जान माल को कोई खतरा नहीं है। दूसरे राज्य की सरकारें तत्पर रहती हैं, कहती हैं आइए हमारे यहां, हम आपको सब्सिडी देंगे, हम आपको जमीन देंगे, हमारे यहां कैप्टिव इतने लोग हैं, मजदूर हैं, क्षमता है उनके काम करने की, वो नौकरी भी आपके यहां करना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश की सरकार में कोई हमसे बात करने को राजी नहीं है। ये सारी तस्वीरें जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है, योगी जी ने छोटी छोटी बारीकियों पे बल देना शुरू किया है। इन्वेस्ट यूपी की कल टीम बेंगलोर में थी, मैं बैठक में उनके साथ मौजूद था और मैंने देखा किस तरीके से जुनून के साथ वो कोशिश कर रहे थे कि यूपी की हमें कायाकल्प करनी है। ऐसे अधिकारी को मैंने आज तक नहीं देखा कार्य करते हुए। तो इसलिए आप विश्वास कीजिए, ये महज शुरुआत है और ये चौधरी चरण सिंह की और चौधरी अजीत सिंह जी की कर्मभूमि है। मैं फिर यहां के लोगों को कहना चाहता हूं, मैं तो आपका ही हूं। इस यात्रा में आपने मुझे यहां तक पहुंचाया, मैं अपने घर परिवार में खड़ा हूं, मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। आप आशीर्वाद बना के रखिएगा और जिस प्रकार से एनडीए की सरकारें काम कर रही हैं और लोगों का विश्वास मत जीत रही हैं, यूपी का चुनाव आपने देख लिया और दिल्ली का आपने चुनाव देख लिया, इससे पहले जो राज्य के चुनाव हुए आपने देख लिए। तो इसलिए लोक दल के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता और एनडीए के घटक दल के कार्यकर्ताओं को और ज्यादा मेहनत करें, लोगों के बीच जाएं, लोगों की समस्या समझें, उनका हल करें। ये सरकार की पूरी ताकत जन कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने में लगी है और मैं धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी को एक बार फिर कि आप आए और ये प्रेरणा स्थल है। मेरा मंत्रालय भी यहां बहुत कोशिश कर रहा है। इस संस्था में जहां हम लोग खड़े हैं, इसकी भी अपनी 75 साल का इतिहास है और मैं जानता हूं कि शिक्षा विभाग में यूपी ने कायाकल्प योजना में, अलंकार योजना में शिक्षण संस्थानों को, बुनियादी ढांचों को विकसित करने के लिए जो प्रयास किए हैं, अब वो प्रभाव और असर दिखाई देने शुरू हुए हैं। असर की भी रिपोर्ट अभी आई है। सामाजिक संस्था है, अब तक बहुत आलोचना करती थी, उस रिपोर्ट ने भी माना है कि सभी राज्यों में सबसे ज्यादा शिक्षा में अगर सुधार हुआ है तो उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में वो सुधार हुआ है। लेकिन ये शिक्षा और विद्या का मंदिर है। मैं मांगने तो नहीं खड़ा हुआ हूं, लेकिन मेरा भी विभाग है, मेरी भी जिम्मेदारी है और हम भी हाथ बटाएंगे और मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी भी इस संस्था पे भी अपनी नजर रखें, अपना संरक्षण दें। इस संस्था में चौधरी चरण सिंह जी का हमेशा ध्यान रहता था, चौधरी अजीत सिंह जी का रहा, मेरी भी यहां निधि लग रही है। जितने जनप्रतिनिधि हैं उनकी कोशिश रहती है, क्योंकि इस संस्था में बहुत प्रतिभाएं आपसे जुड़ी हुई हैं और मेरी मुख्यमंत्री जी से संदर्भ में बात भी हुई है। बागपत के लिए बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं और वे खुद बताएंगे आपको। मैं भी उत्सुक हूं उनका संदेश लेने के लिए। चौधरी अजीत सिंह जी से जो उन्होंने प्रेरणा ली, व्यक्तिगत तौर से उन्होंने उनको देखा, संसद भवन में उनके साथ कई घटनाएं हैं, वे वर्णन करेंगे। मैं फिर एक बार दोबारा अपने परिवारजनों को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। माननीय राज्य मंत्री भारत सरकार महोदय, आपके उद्बोधन के लिए हम सब बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भारत सरकार द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है, जिससे अनेकों लाभार्थी लाभान्वित होकर उज्जवल भविष्य की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, जिनमें से सर्वप्रथम प्रधानमंत्री कौशल विकास एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है, जिसके अंतर्गत युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित करके विभिन्न प्रकार की क्षमताओं को उनमें विकसित करके स्वरोजगार को निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी योजना के अंतर्गत हम आमंत्रित करेंगे सुश्री अंजू जी एवं दीपा मलिक जी, जिनका चयन यूपी पुलिस भर्ती में हुआ है, और उपेंद्र खोकर जी, जिनका चयन दिल्ली पुलिस भर्ती में हुआ है।
साथ ही मुकुल कुमार जी का एक अग्निवीर के रूप में चयन हुआ है। आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। आज मंच पर आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। श्रीमती अंशु जी, दीपा मलिक जी, उपेंद्र खोकर जी एवं मुकुल कुमार जी। इसी क्रम में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत लाभान्वित हुए हैं श्री प्रदीप कुमार जी, जो दुग्ध उत्पादन परियोजना में 5 लाख की ऋण धनराशि प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही मोहन कुमार जी, जो विद्युत रिपेयरिंग में स्वरोजगार हेतु 3 लाख रुपए की ऋण धनराशि चेक के रूप में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा फसल अवशेषों के इन सीटू प्रबंधन योजना के अंतर्गत कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा देने हेतु श्रीमती कांति देवी एवं श्रीमती रोहतास देवी को 60 HP ट्रैक्टर की चाबी आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रदान की जा रही है। आप सभी जोरदार तालियों के साथ इनको बधाई दें और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करें। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी के माध्यम से कमजोर परिवारों को आधुनिक आवास प्रदान किए जा रहे हैं, जिसके लिए आज श्रीमती हनीफा जी को ग्रामीण एवं श्रीमती सुधा जी को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा उनके घर की चाबी प्रदान की जा रही है। सुनहरी घड़ी भी आ चुकी है, जिसकी सभी बागपत वासियों को बेसब्री से प्रतीक्षा थी। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जनपद बागपत में 351 करोड़ की 281 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाना है, हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से विनम्र आग्रह करेंगे कि वे अपने कर कमलों से रिमोट के माध्यम से अत्यंत महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने की कृपा करें। अब हम परम यशस्वी, कर्म योगी, कुशल नेतृत्व क्षमता के धनी, राजनीति के लौह स्तंभ एवं निरंतर राष्ट्र सेवा के लिए तत्पर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी से विनम्रता के साथ करबद्ध होकर अनुरोध करते हैं कि आप इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य सदजनों को अपने बहुमूल्य आशीर्वाद द्वारा मार्ग प्रशस्त करने का कष्ट करें। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। भारत माता की
भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, चौधरी अजीत सिंह। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित केंद्र सरकार में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के माननीय मंत्री चौधरी जयंत सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री अनिल कुमार जी, प्रभारी मंत्री बागपत श्री जसवंत सिंह सैनी जी, प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री श्री केपी मलिक जी, लोकप्रिय सांसद श्री राजकुमार सांगवान जी, माननीय सांसद बिजनौर श्री चंदन सिंह चौहान जी, हमारे लोकप्रिय विधायक डॉक्टर अजय कुमार जी, श्री योगेश धामा जी, श्री गुलाम मोहम्मद जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी माननीय विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिंह सिसोदिया जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से वेदपाल उपाध्याय जी, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल श्री सुभाष गुर्जर जी, प्रदेश मंत्री भाजपा डॉक्टर चंद्रमोहन जी, पूर्व विधायक श्री शैलेंद्र रमाला जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और अपने प्रिय नेता के सम्मान के लिए आज उनकी पावन जयंती कार्यक्रम में उपस्थित बागपत के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं बागपत की इस पावन धरा को, जो महाभारत कालीन एक पावन धरा है और जिस धरा को भारत के अन्नदाता किसानों के मसीहा के रूप में चौधरी चरण सिंह जी का सानिध्य प्राप्त हुआ हो, इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये एक दुर्लभ संजोग है। आज माघ पूर्णिमा है, संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज की पावन जयंती और अपने पूज्य पिता की विरासत को, दुनिया के प्रतिष्ठित पैकेज को छोड़ करके मातृभूमि की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह जी की भी पावन जयंती का कार्यक्रम है। उनकी पावन जयंती के अवसर पर आज हमें यहां पर चौधरी साहब की इस पावन भव्य प्रतिमा के लोकार्पण का अवसर प्राप्त हुआ। मैं इस अवसर पर
उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, चौधरी अजीत सिंह जी, उनकी प्रारंभिक शिक्षा इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होती है। वे कालविन तालुकदार कॉलेज लखनऊ में जाकर के उन्होंने सीनियर सेकेंडरी तक की शिक्षा अर्जित की। लखनऊ विश्वविद्यालय में उन्होंने बीएससी किया। अपने समय के प्रतिष्ठित आईआईटी खड़गपुर से उन्होंने बीटेक की डिग्री ली और उसके बाद एमएससी के लिए उन्होंने दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थान यूएस के एक प्रतिष्ठित संस्थान में जाकर के शिकागो से उन्होंने एमएस की कंप्यूटर साइंस में डिग्री लेने के बाद वहीं पर उन्होंने प्रतिष्ठित कंप्यूटर कंपनी आईबीएम में कंप्यूटर साइंटिस्ट के रूप में सेवा प्रदान की। 2 दशक तक वहां कार्य करने के बाद उन्हें लगा कि नहीं, ये पैसा, ये प्रतिष्ठा अगर मैं देश की सेवा करके करूं, अपने अन्नदाता किसानों की सेवा करते हुए देश को आगे बढ़ाने में करूं तो और अच्छा होगा। और भारत वापस आने के बाद कुछ समय तक उन्होंने सेवा के कार्यक्रम को बिना किसी दलीय प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाया और 1986 से सक्रिय राजनीति में रह करके उन्होंने इस पूरे क्षेत्र को, प्रदेश को, देश को एक नेतृत्व देने की दिशा में आगे बढ़े। आज चौधरी अजीत सिंह जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी स्मृतियां हैं, उनके द्वारा किए गए कार्य हैं, उनका अनुभव है, उनके द्वारा जो मार्गदर्शन दिया गया, उस कालखंड से जुड़े हुए लोग हमारे सामने मौजूद हैं। उस समय के युवाओं को, उनको जो नेतृत्व उन्होंने दिया था, वे आज जीवन के अलग अलग क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। उन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए आज केंद्र और राज्य सरकार चौधरी चरण सिंह जी की, चौधरी अजीत सिंह जी के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। यही डबल इंजन सरकार की एक ताकत है और उस ताकत को आगे बढ़ाते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। बहनों और भाइयों, आज मैंने यहां पर देखा है बहुत भव्य प्रतिमा चौधरी अजीत सिंह जी की यहां पर लगी है और सचमुच ये पहली प्रतिमा, मुझे बताया गया पहली प्रतिमा यहां पर लगाई गई है। सचमुच वो प्रतिमा इस बात को दिखाती है, चौधरी अजीत सिंह जी में एक तेवर था, एक किसान का तेवर था। वे एक टेक्नोक्रेट थे, वे एक साइंटिस्ट थे और कंप्यूटर साइंस के बारे में जब देश में ना के बराबर लोग जानकारी लेते थे, तब उन्होंने दुनिया की इस प्रतिष्ठित कंपनी के माध्यम से डिग्री लेकर के कंपनी के माध्यम से इस फील्ड में प्रवेश किया था। देश के जब इन्हें चुने गिने लोग कंप्यूटर साइंस के बारे में जानकारी लेते थे, उस समय उन्होंने डिग्री लेकर के दुनिया में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। लेकिन जब देश को आवश्यकता पड़ी उनकी सेवाओं की, उस पैकेज को ठोकर मार करके वापस अपने देश में आए और फिर देश की सेवा करते हुए उन्होंने पूरा जीवन अन्नदाता किसानों के लिए, युवाओं के लिए, भारत के विकास के लिए, जीवन के भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों को नेतृत्व देते हुए उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। आज वे हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी स्मृतियां हमारे बीच में हैं, उनका मार्गदर्शन हमारे बीच में है, उनके द्वारा किए गए कार्य हमारे बीच में हैं। उससे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बागपत तो उनके हृदय में बसता था, लगातार यहां के विकास के लिए चिंतित रहते थे। आज जो विकास हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करा पा रहे हैं, ये चौधरी चरण सिंह जी को
उनके द्वारा प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में उनका जो मार्गदर्शन उस कालखंड में प्राप्त हुआ, उनके संदर्भों को लेकर के ही हम आगे बढ़ पाते हैं। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, बहनों और भाइयों, आज जब हम यहां पर उपस्थित हैं, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज यहां पर जब हम एकत्र हुए हैं तो यहां पर आज 350 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण भी हम लोग बागपत जनपद के लिए कर रहे हैं। मैं इसके लिए यहां के माननीय सांसद जी को, माननीय विधायकों को, माननीय जयंत जी को, सभी अन्य माननीयों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सभी को अपनी शुभकामना देता हूं। बहनों और भाइयों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यहां पर विकास की इन बड़ी बड़ी परियोजनाओं के साथ कनेक्टिविटी की योजना भी है, नए संस्थान बनाने के कार्यक्रम भी है, सड़कों के निर्माण का कार्यक्रम भी है। ये बागपत का तो अपना इतिहास है। याद करिए, 5000 साल पहले जब दुनिया में अंधकार था, दुनिया को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी, तब 5000 साल पहले पांडवों ने जो 5 गांव मांगे थे, उनमें से बागपत एक गांव था, बागपत एक था। किसका इतिहास है? 5000 साल पहले का। दुनिया के अंदर कोई कितना भी विकसित देश क्यों न हो, कोई अपने 500 साल का बताएगा, कोई 700 साल का बताएगा, कोई 1400 साल का बताएगा, कोई 1500 साल का बताएगा, कोई 2000 साल का बताएगा। इससे ज्यादा कोई नहीं बता सकता। और बागपतवासी, आप तो बोल सकते हैं कि भगवान कृष्ण ने पांडवों के लिए जिन 5 गांवों को मांगा था, उनमें से बागपत एक था। अगर हमारे इतिहास को देखना हो तो बागपत में भी आकर के आप देख लें। लेकिन बहनों और भाइयों, एक तरफ आप सभी अपनी मेहनत से, हमारा अन्नदाता किसान अपनी मेहनत से, अपने खून और पसीने की कमाई से विकास में योगदान दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। बागपत हो या मेरठ, बुलंदशहर हो या फिर गाजियाबाद, नोएडा या फिर हापुड़ या बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली या सहारनपुर, इन सभी जनपदों के विकास के लिए लगातार कार्य कर रहा है। यहां का नौजवान लगा हुआ है, कार्य कर रहा है। और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जिनको ये विकास अच्छा नहीं लग रहा है। बहन और भाइयों, उनको अच्छा नहीं लगता। आपको बताते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इस सदी का महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में। प्रयागराज महाकुंभ में आज माघी पूर्णिमा के अवसर पर भी करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं। प्रातः 4 बजे से ही मैं उस व्यवस्था में लगा था। मेरे सामने कल एक परसों असमंजस की स्थिति थी कि मैं यहां पे प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। लेकिन जब चौधरी जयंत जी का फोन आया, उन्होंने कहा कि कैसे होगा। मैंने कहा आप चिंता मत करिए, मैं दोपहर के बाद, क्योंकि प्रयागराज में तब तक काफी बड़ी संख्या में लोग स्नान कर चुके होंगे, और फिर मैं वहां पर कार्यक्रम में भाग लूंगा, जरूर भाग लूंगा। और बहनों और भाइयों, में आया हूं। आप देखिए, ये नया उत्तर प्रदेश है, ये नया उत्तर प्रदेश है। 25 करोड़ की आबादी है और कल तक 50 करोड़ लोग प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था का स्नान कर चुके हो, कर लेंगे। यानी 50 करोड़ आबादी दुनिया के अंदर कहां होगी। उत्तर प्रदेश वासियों, आप दुनिया को बता सकते हैं कि आइए, आपको आस्था का स्नान करना हो, हमारे प्रयागराज में आइए। 50 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान किए हैं। लेकिन कुछ लोगों की आदत है, चोरी छिपे उन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई, लेकिन दुनिया को कहते रहे रे मत लगाओ। ऐसे ही चोरी छिपे, वो तो आज के दिन पे बहुत कोई छुप नहीं सकता। चोरी छिपे चुपचाप संगम में डुबकी लगा करके आ गए।
लेकिन जनता जब पुण्य का भागीदार बनने के लिए, स्नान करने के लिए जा रही है, कह रहे मत जाओ मत जाओ, लेकिन जनता कहां मानने वाली है? जनता तो उनकी असलियत जान चुकी है। और इसे करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जाकर के आज भी और 26 फरवरी तक रेला इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा, कोई संदेह नहीं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आता है, जब इनको अवसर मिला था तब इन्होंने कुछ नहीं कहा। याद करिए बागपत के नौजवानों, पुलिस की भर्ती निकलती थी, बागपत का नौजवान पुलिस की भर्ती होने से वंचित हो जाता था। लेकिन अब आपकी भर्ती हो रही है। याद करिए, अभी 60,200 पुलिस के नए भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, फिजिकल टेस्ट हो रहा है। अगले 1.5 महीने के अंदर, 1.5 से 2 महीने के अंदर इनकी ट्रेनिंग का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और इस साल के अंत तक यूपी पुलिस को 60,200 नए पुलिस कार्मिक मिलेंगे, बिना भेदभाव के। बागपत का नौजवान भी होगा, मुजफ्फरनगर का भी होगा, बुलंदशहर का भी होगा, गाजियाबाद का भी, हापुड़ का भी, बिजनौर का भी, शामली का भी, सहारनपुर का भी, हर एक जनपद का नौजवान होगा। उत्तर प्रदेश की ताकत का एहसास कराएगा। और उत्तर प्रदेश का नौजवान ही नहीं होगा, उत्तर प्रदेश की बेटियां भी होंगी, क्योंकि उनके लिए तो 20% जगह हमने अनिवार्य रूप से कर दिया है कि बेटी भी इसमें अनिवार्य रूप से भर्ती होगी। बहनों और भाइयों, इन नौजवानों के बल पर ही हम उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को देश की सबसे बेहतरीन कानून व्यवस्था बना रहे हैं। बेटी भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है, हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। यहां निवेश आ रहा है, नए नए निवेश के माध्यम से हम आगे कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। और मैंने तो अभी जयंत जी को बताया है, मैंने कहा हम लोग दिल्ली बागपत देहरादून एक्सप्रेसवे में बागपत के पास एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण का कार्यक्रम कराना चाहते हैं। यहां इंडस्ट्री लगे, इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। बस उसमें आप लोगों का आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त होगा तो हमारे स्तर पर कहीं कोई संदेह नहीं, उस कार्यक्रम के लिए हम लोग पैसे की व्यवस्था भी कर चुके हैं। बहनों और भाइयों, ये कार्यक्रम इसी रूप में आगे बढ़ेंगे। बागपत में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का आदेश दिया जा चुका है। मेडिकल कॉलेज बागपत में भी होगा। यहां पे इंटर कॉलेजेस की मांग, सड़कों के निर्माण की मांग या अन्य जो भी अन्य कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की मांग यहां के हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमारे पास आती है। हम लोग उसमें कहते हैं कोई किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं होना है। और बहनों और भाइयों, आज उन्हीं कार्यक्रमों को लेकर के हम लोग यहां पर आए हैं, जिसमें लोक निर्माण विभाग की भी सड़कें हैं, जिसमें 138 परियोजनाएं हैं। राजकीय इंटर कॉलेज सिंगावली अहिर का भी आज यहां पे लोकार्पण हुआ है। राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बिलोचपुरा, इसका भी आज लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ है। और बागपत में एक नए बस स्टेशन का लोकार्पण का कार्यक्रम होने के साथ ही आईटीआई प्रहलादपुर यमुना नदी के बाएं किनारे स्थित जागोस में बाढ़ सुरक्षा के कार्य हैं। खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम मितली में मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण है। और पुलिस लाइन बागपत में महिला बैरक के निर्माण के साथ ही थाना बिनौली में भी, थाना रमाला में भी हॉस्टल और बैरक के निर्माण की कार्रवाई होने की कार्रवाई यहां पर आगे बढ़ाई गई है। शिलान्यास के साथ ही हमने बड़ौत अमीनगर सराय मार्ग का छपरौली से बिजवाड़ा रजवाहा माखर नहर पट्टी का निर्माण का कार्य और बागपत से मुरादनगर मार्ग को 2 लेन चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण के कार्य का शिलान्यास भी किया है। तो हिंडन नदी पर नए सेतु के पहुंच मार्ग और सुरक्षात्मक कार्य के लिए भी
आज शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ है। जिला चिकित्सालय बागपत में 50 सैया के क्रिटिकल केयर ब्लॉक के निर्माण का भी आज शिलान्यास हुआ है। तो राजकीय आयुष यानी आयुष चिकित्सालय में हम लोगों ने यहां पर भी उसके एक ब्लॉक का, इसके साथ ही मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय और सिक्का में भी उसके शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ है। बड़ौत में अमर शहीद बाबा श्यामल सिंह स्थल के पर्यटन विकास के लिए भी हम लोगों ने 1 करोड़ की राशि यहां पर उपलब्ध करवाई है, जिससे इसका सुंदरीकरण का कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा सके। बहनों और भाइयों, विकास के लिए पैसे की कमी नहीं होगी। मुझे तो केवल आपसे एक बात कहनी है, और वह ये कहनी है कि यहां पर हम लोगों ने सचमुच यहां का हमारा अन्नदाता किसान अपनी मेहनत से उसने खेती के नए तकनीक को अपना करके कैसे विकास की बुलंदियों को और आमदनी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कोई सीखे तो हमारे यहां पश्चिम के किसानों से सीख सकता है। और इसीलिए उसी को प्रेरणा में रख करके अन्नदाता किसान के बारे में चौधरी साहब की बातों को ध्यान में रख करके कि देश के विकास का रास्ता देश के खेत और खलिहानों से होकर के जाता है। चौधरी साहब जिस बात को कहते थे उसी बात को ध्यान में रख करके हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यहां पर अब तक रमाला चीनी मिल के पुनरुद्धार के साथ ही हम लोगों ने से 5000 टीडीसी की पहले ही हम कर चुके हैं, और साथ साथ 27 मेगावाट का कोजन प्लांट भी, जिसमें विद्युत संयंत्र उससे लगा करके उसके माध्यम से ऊर्जा उत्पादन के केंद्र के रूप में भी उसे विकसित करने का काम किया गया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है बहनों और भाइयों, एक आंकड़ा जरूर आप लोग नोट करना। पिछले 8 वर्ष में, अभी 8 वर्ष हमें 25 मार्च को होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं अभी तक हम लोगों ने 2017 से अब तक 2,72,600 करोड़ रुपए अन्नदाता किसान को केवल गन्ना मूल्य का भुगतान अन्नदाता किसान के खाते में सीधे किया है। यानी 2,72,600 करोड़ रुपए। और मुझे बताते प्रसन्नता है कि 2023-24 का 99.51% का गन्ना मूल्य का भुगतान हम लोग कर चुके हैं। और इसके साथ ही मुझे बताते हुए भी कि 1995 से लेकर 2017 तक 22 वर्ष में जितना गन्ना मूल्य का भुगतान विपक्षी दलों की सरकारों में हुआ है, चाहे वह समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या बहुजन समाज पार्टी की सरकार, उससे 22 वर्ष में जितना इन्होंने गन्ना मूल्य का भुगतान किया है, हम लोगों ने मात्र 8 वर्ष में, 8 वर्ष से कम समय में उससे ज्यादा लगभग 60,000 अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान अब तक हम किसानों को कर चुके हैं। यानी उनका 22 वर्ष, हमारे 8 वर्ष उस पर हावी हैं। इसका मतलब अन्नदाता किसान के लिए अच्छी दिशा में सरकार ने कार्य प्रारंभ किया है और सरकार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि अन्नदाता किसान हो, नौजवान हो, एक एक पाई अन्नदाता किसान के खाते में जाएगी। अन्यथा चीनी मिल को हम लोग सरकारी अधिग्रहण लेकर के उस पे हम उसको सरकार के माध्यम से चलाने का काम करेंगे। और कोई भी व्यक्ति हर किसान हर चीनी मिल को अच्छे ढंग से चलाएंगे। हमने पिछले आपने इस बात को देखा होगा कि ये वह सरकार है जिस सरकार ने 3 नई चीनी मिलें लगाई हैं, 8 चीनी मिलों का विस्तारीकरण किया है और साथ साथ 120
चीनी मिलों में से 120 चीनी मिलों में से 105 चीनी मिलें ऐसी हैं जो 10 दिन के अंदर, एक सप्ताह से 10 दिन के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं। 15 चीनी मिलें जो गन्ना मूल्य के भुगतान में थोड़ा लेट है, उनको भी समयबद्ध तरीके से गन्ना मूल्य भुगतान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, मैं अन्नदाता किसानों से भी और नौजवानों को भी इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, अब अन्नदाता किसान की जेब पर कोई डकैती नहीं डाल सकता। अब नौजवान की नौकरी पर कोई डकैती नहीं डाल सकता। अब यहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सुरक्षा पर, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर कोई सेंध नहीं लगा सकता है। अगर कोई लगाएगा तो उसका खामियाजा भी भुगतने के लिए उसको तैयार होना होगा। और इसी के लिए आज सरकार आपको आश्वस्त करने के लिए आई है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको एक बार फिर से माघ पूर्णिमा की हृदय से बधाई देता हूं। आज संत रविदास जी की पावन जयंती पर सरकार ने इसीलिए अवकाश घोषित किया था कि लोग पावन नदियों में, सरोवरों में स्नान कर सकें, उसका आनंद भी ले सकें, संत शिरोमणि के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त भी कर सकें। और इसके साथ ही सरकार ने यह भी तय किया है कि हम लोग इन महापुरुषों से जुड़े हुए सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम करेंगे। मैं एक बार फिर से अन्नदाता किसानों के प्रति पूरा जीवन समर्पित करने वाले चौधरी अजीत सिंह जी की इस पावन जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में उनके प्रति एक बार फिर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जनपद बागपत की धरती माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वचनों से आज कृतार्थ हुई है। इसके लिए हम